आप सभी का मेरे इस चैनल पर पुनः स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में जो हम लोग अभी तक एकांकी संचय के अंतर्गत कहानियाँ पढ़ रहे थे। आज उसी श्रृंखला में चैप्टर जो हमारा है मातृभूमि का मान, उसके अंतर्गत देखेंगे कि हमारे यहाँ इसमें एकांकीकार ने किस प्रकार देशभक्ति का प्रस्तुतिकरण किया है। मातृभूमि का मान। हरिकृष्ण प्रेमी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के गुना शहर में सन 1908 में हुआ था। बहुत बढ़िया इनका जो साहित्यिक क्षेत्र था बहुत अच्छा था और ये एक पत्रकार के रूप में हमारे समक्ष समाज में सेवा करते रहे। सबसे अच्छा जो था कि इन्हें नाटक लिखने का बहुत शौक था। कुछ इन्होंने प्रसिद्ध नाटक हमारे समक्ष भी प्रस्तुत किए, जैसे कि बंधन, छाया, ममता, पाताल विजय, रक्षाबंधन, शिवा साधना, प्रतिशोध, आहुति आदि इस प्रकार के बहुत सुंदर प्रसिद्ध नाटक रहे। सबसे ज़्यादा इनके अंदर जो रचनाओं में देखने को मिला वो थी देशभक्ति, राष्ट्रीयता, वीरता, साहस, पराक्रम। ये सारी चीज़ें जो थी ना, मानवीय जो मूल्य थे वो स्थान स्थान पर बहुत स्पष्ट रूप से इन्होंने प्रदर्शित किए। आगे चलते चलते 1974 में इनका निधन हो गया और ये सारी चीज़ें हमें धरोहर के रूप में दे गए। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा बहुत सुंदर मातृभूमि का मान देखते हैं। इसके अंतर्गत किसने कैसा योगदान दिया। सबसे पहले हम पात्र परिचय देखते हैं कि कौन कौन किसने कौन सा अभिनय किया है। इसमें राव हेमू, अभय सिंह, महाराणा लाखा, वीर सिंह और चारणी, है ना, जो क्या था, वीर सिंह का साथी था। राव हेमू जो थे वो बूंदी के शासक थे और अभय सिंह मेवाड़ का सेनापति, महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक और जो वीर सिंह था ये मेवाड़ की सेना का एक सेनापति था, लेकिन इसका जन्म और रहने वाला ये बूंदी का था। ये संपूर्ण कहानी राजस्थान की है और वहाँ दो शासकों के बीच की कहानी है। एक है राव हेमू और एक है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा मेवाड़ के हैं और राव हेमू बूंदी के। एक समय ऐसा आया कि इन्होंने विचार किया कि राव हेमू के पास महाराणा जो लाखा हैं, इन्होंने अपना एक दूत भेजा, सैनिक भेजा कि चलो हम जितने भी राजपूत हैं सब एक हो जाएं, जिससे कि जो अन्य क्षेत्र हैं उनके ऊपर हमारा प्रभाव बना रहे। इन्होंने बहुत ही नम्र भाव से राव हेमू ने कहा कि देखिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता, मतलब किसी के अंडर हम काम नहीं कर सकते, हम अपने स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं। ये बात महाराणा लाखा को बड़ी बुरी लगी, तो इन्होंने तुरंत ही कहा इसकी ऐसी कैसे हिम्मत से मुझे मना कर दिया, मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, चलो इसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। और इन्होंने उनसे युद्ध करने के लिए एक योजना बनाई, पहुँचे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये उससे जीत ना सके। और जब ये जीत ना सके तो इन्हें बड़ी ही हीन भावना पैदा हुई, बड़ा ही अपने आप में अपराधी सा महसूस करने लगे और इन्हें ऐसा लगे कि जैसे इनकी दुनिया खो गई हो। तिरस्कार भरा जीवन इन्हें लगने लगा, अन्न जल ग्रहण करना बंद कर दिया, न खाना न पीना, और अपने आप में
गुमसुम रहने लगे, किसी से मिलते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में सब बहुत परेशान थे। तभी इनका एक साथी था, चारणी, है ना? तो वो शुभचिंतक था इनका। उसने बहुत समझाया कि अगर आप ऐसा इस तरीके से रहोगे, ऐसी स्थिति में रहोगे, तो इस तरीके से तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा और आप परेशान भी हो जाओगे। इस वजह से बहुत सोचा उसने और इन्होंने क्या किया, एक प्रतिज्ञा जो की, वो इन्होंने बहुत समस्या कर दी। बोली नहीं, जब तक मैं बूंदी को नष्ट नहीं कर दूँगा, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। अब इस बात से सभी बहुत परेशान। बोले आपने इस तरीके की प्रतिज्ञा की है, ये हम सबके लिए बहुत ही समस्या का विषय है और मैं अपने इस तरीके से आपको घुट-घुट कर मरते हुए देख नहीं सकता। सब आपस में बातें कर रहे हैं। तभी महाराणा लाखा ने कहा, आप क्या कहते हैं? सेनापति से बात करते हुए बोले, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? मैं तो अपनी प्रतिज्ञा वापस नहीं ले सकता। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। अब जो बात हो गई वो हो गई, जो निकल गई वो निकल गई। अब इसे तो वापस नहीं कर सकते। अब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है तो वो तो पूरी करके ही मानूंगा ना, कितनी भी कठिनाई से पूरी हो। ये मैं जानता हूँ, इस बात से मैं बहुत भली भांति परिचित हूँ कि हाड़ा जाति जो है ना, वो वीरता के विषय में बहुत ही प्रचलित है ना? हम लोगों से किसी प्रकार से कम नहीं है। फिर भी लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है और मैं उसे पूर्ण ही करूँगा। इस तरीके से ये सब बातें करते रहे। अब ये सब देखकर चारणी बड़ी परेशान कि अब ये पूरी हो तो हो कैसे? उन लोगों को हरा नहीं सकते। इन्होंने फिर योजना बनाई कि ऐसा करते हैं, एक झूठा युद्ध का आयोजन करते हैं कि एक झूठी बूंदी का निर्माण करते हैं, किला बनाते हैं और उसमें से जो भी सिपाही हैं, हमारे सैनिक हैं, ये सारे सब लड़ेंगे ज़रूर, लेकिन किसी पर इस तरीके से नहीं करेंगे वार कि किसी की जान हानि हो और आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। आप दुर्ग को ध्वस्त भी कर देंगे और आपकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। तो महाराणा बोले, अच्छा अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को तसल्ली नहीं होगी। अभी तो हम ये चलो ये योजना बनाकर काम चला ले रहे हैं, लेकिन जो इन लोगों ने किया है ना, उससे मेरा मन बहुत दुखी हुआ है, आहत है। बोले चलो कोई बात नहीं। सेनापति ने तुरंत नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करने के लिए आदेश दे दिया और सब वहां से प्रस्थान कर गए। अभय सिंह और महाराणा में वार्तालाप चल रहा है कि आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया है, ठीक बन गया है ना? तो महाराणा लाखा बड़े खुश, क्यों न बनता, बिल्कुल ये ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल करके बनाया गया है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने में मेरी आत्मा को जो तसल्ली है वो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अपमान की जो वेदना है ना, वो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी, उससे तो छुटकारा मिल जाएगा। इस तरीके से इन्होंने बातचीत अपना की और फिर ठंडे दिमाग से सोचने लगे कि बूंदी को मेवाड़ की आधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अभय सिंह बोले, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के जितने भी हैं सिपाही या जितने सिसोदिया या जो भी वहाँ पर हमारा पंचम लहराएगा, वो सब हमारे अधीन होंगे, उसकी भी तैयारी हम करेंगे।
किंतु ये रण होगा, है ना? और दुर्ग में कोई तो हमारा जो विरोधी होगा ना, पथ प्रतिरोध करने वाला, वो तो होना चाहिए। इस तरीके से इन लोगों ने अपनी बातचीत की और उसके बाद वीर सिंह, मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने ये कौन-सी इमारत बनी गई। अब वीर सिंह के लिए बड़ी समस्या। इन लोगों ने तो अपने लिए रास्ता निकाल लिया, लेकिन उसके लिए ये समस्या थी कि यहाँ वह नमक खा रहा था और वहाँ उस धरती माँ पे वो जन्म लिया था। तो उसके मन में ये बात आई कि भले ही सब कुछ नकली हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ पर इन लोगों का सेवक हूँ, यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, लेकिन नकली में, झूठ में भी मैं अपनी बूंदी पे आँच नहीं आने दूँगा, मिट्टी में नहीं मिलने दूँगा। और इन सब ने सोचा कि ये सब झूठा चल रहा है, तो कोई इस तरीके का माहौल नहीं तैयार होगा। लेकिन वीर सिंह अपने मन में सोचने लगा कि धिक्कार है मुझे, अगर मैं अपने प्राणों से ज़्यादा अपनी इस बूंदी को महत्व ना दूँ। और युद्ध हुआ, इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, लेकिन जो वीर सिंह था वो अंततः लास्ट तक युद्ध करता रहा और अपने आप को समर्पित कर दिया अपनी बूंदी के लिए। उसने आँच नहीं आने दी। अपने प्राणों का बलिदान देते हुए उसने अपनी बूंदी पर, झूठी बूंदी पर भी आँच नहीं आने दी। इस बात का उन्हें बहुत दुख हुआ। महाराणा लाखा को इस बात से बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैंने एक वीर सिपाही खो दिया सिर्फ अपनी झूठी आन शान के लिए। अंततः महाराणा लाखा और राव हेमू ने विचार किया और यही कहा कि अब हम अपने से वीरों को खो नहीं सकते, और सभी ने उस वीर को प्रणाम किया और प्रण किया कि आज से हम सारे राजपूत एक हैं, कुछ भी हो जाए हम हर समय आपके साथ खड़े हुए हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर ना उठनी चाहिए। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि, अपनी धरती माँ की इज्जत करना, मान करना सिखाया है। महाराणा जो थे, राव हेमू की बात सुनकर बोले, निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जो है ना, जाति है की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाते हैं। आज हमारा सर झुक गया और सभी उस शव को प्रणाम करते हैं, अर्थात वीर सिंह को प्रणाम करते हैं उसकी वीरता के लिए, और एक साथ एक सूत्र में बंधने का प्रण लेते हैं। इस संपूर्ण कहानी में एकांकीकार हमें ये समझाना चाहता है कि हमारी जो मातृभूमि है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, उसका क्या स्थान है, और हमेशा हम कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, हमें अपने धरती माँ की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और अगर उसके लिए कुछ अच्छा कर सकें तो हमें ज़रूर करना चाहिए। हमें उसके लिए हर पल, हर क्षण प्रयासरत रहना चाहिए, है ना? उसे बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को मातृभूमि के मान का संक्षिप्त सार समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।